जय हिंद हमारे सारे प्यारे बच्चों। जो बच्चे ने अकाउंटेंसी लेकर आगे पढ़ा या आगे पढ़ने जा रहे हो आप, हम उसकी चर्चा आज करने जा रहे हैं बेटा। आज की चर्चा है जो कॉन्सेप्ट का वीडियो आपके पास जा रहा है लगातार, उसी क्रम में आज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करनी है। आपके अपने नीरज सर आपके अपने प्यारे चैनल पर लाइव है। आप जब भी देखोगे आप लोग, तो आप एक कमेंट तो जरूर मांगता है कि आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ये सबसे जरूरी चीज है। तो आप अपने नीरज सर के साथ लगे रहना, चाहे आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप सीए में हो, सीएमए का फाउंडेशंस की बात कर रहे हो, आप बीबीए में हो फर्स्ट ईयर, एमबीए में हो, आप बीपीएससी टीचर का एग्जाम देने वाले हो, आपको ये चाहिए ही चाहिए। तो आइए उसी कड़ी में हम बात करें। हम सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। हिस्टोरिकल नाम क्या है? हिस्टोरिकल मतलब इतिहास यहां मत नहीं पढ़ना, मतलब यहां की बात आती है। हम जो भी नॉन करेंट असेट्स हमने अक्वायर जो करते हो, खरीदते जो, उसकी हम ओरिजिनल वैल्यू पे शो करते हैं। ओरिजिनल वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो हमने एग्जैक्ट में इन्वेस्टमेंट किया, और वो वैल्यू को कंटिन्यूअसली आफ्टर फिक्स रेट से हम डिप्रिसिएशन उसमें घटाते जाते हैं। घटने के बाद जो वैल्यू होती है, इट मींस डिप्रिसिएटेड वैल्यू, हम उसी को अपने बैलेंस शीट में कंटिन्यूअसली शो करते जाते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ये नहीं होता है बेटा कि जो आज का टुडे का वैल्यू हो, हम उस वैल्यू को नहीं शो करते हैं, मार्केट वैल्यू को शो नहीं करते हैं। इसमें एक और रूल है अनसोल्ड स्टॉक के बारे में कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर लेस दैट, हम उसी को शो करेंगे जो दोनों में से कम हो। बट वो अनसोल्ड स्टॉक की बात है, क्लोजिंग स्टॉक की बात है। अनदर नॉन करेंट असेट्स की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं इसमें। आइए कहना क्या चाहता है, कहता है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट फिक्स्ड assets are recorded at the price at which they are acquired. This price is termed as cost. मतलब इस अवधारणा के अनुसार अचल संपत्तियों को उस कीमत पर दर्ज की जाता है जिस पर उन्हें अधिग्रहित यानी एक्विजिशन किया जाता है। इस कीमत को लागत कहा जाता है। इन बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा में, however these assets do not appear always at cost price every year, but systematically it is reduced by the amount of annual depreciation and thus they appear at the amount which is cost less depreciation. This value is known as book value. मतलब हम कहता है कि आर्थिक चिट्ठा में हालांकि ये लागत मूल्य पर शो नहीं की जाती है, कॉस्ट प्राइस पर शो नहीं की जाती है, उस कॉस्ट प्राइस में हम जो वार्षिक डिप्रिसिएशन होता है, एनुअल डिप्रिसिएशन, उसको घटाने के बाद शो करते हैं और उसी वैल्यू को हम पुस्तक मूल्य, बुक वैल्यू या डिप्रिसिएटेड वैल्यू के नाम से जानते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब इतना ही होता है। आइए हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके साथ डिस्कशन करना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट डज द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट स्टेट। कहता है ऐतिहासिक लागत अवधारणा क्या बताती, क्या एक्सप्लेन करती है। असेट्स आर रिकॉर्डेड करेंट मार्केट वैल्यू, मैंने अभी बताया भैया, करेंट मार्केट वैल्यू रिप्लेसमेंट वैल्यू पर शो नहीं करते हैं, रीवैल्यूएशन पर शो नहीं करते हैं, ओनली कॉस्ट प्राइस पर शो करते हैं। असेट्स आर रिकॉर्डेड देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस, अब यहाँ आ गया ओरिजिनल यानी कॉस्ट प्राइस, इस पे शो करेंगे। असेट्स आर रिकॉर्डेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, नहीं बेटा। असेट्स आर रिकॉर्डेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये भी नहीं। मतलब आंसर असेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मतलब कह रहा है कि ऐतिहासिक लागत अवधारणा की सीमा क्या है। सीमा, अवधारणा की सीमा यानी लिमिटेशन। इट रिफ्लेक्ट्स करेंट मार्केट कंडीशन, या वर्तमान बाजार स्थितियों को दर्शाता, कभी नहीं यार। इट मे नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन,
यह मुद्रास्फीति के दौरान परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। कंफर्म है कि नहीं करेगा? ये कौन सा वैल्यू को करेगा? ओरिजिनल वैल्यू को करेगा। क्लियर है? तो ये पूछ क्या रहा है? लिमिटेशन कौन सा क्षेत्र है? इसके लिए परिसंपत्तियों को बार बार पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। क्या हम बार बार इसका रिवैल्यूएशन करते हैं? ऐसा भी नहीं है। इसे लागू करना जटिल है, इट इज कम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट, ऐसा भी नहीं। मतलब इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक लागत अवधारणा की सीमा है? तो भैया बी नंबर, इट मे नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड नंबर, अंडर द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट हाउ आर लायबिलिटीज रिकॉर्डेड? कहता है ऐतिहासिक लागत अवधारणा के अंतर्गत देनदारियों को कैसे दर्ज की जाती है? एट देयर करेंट सेटलमेंट वैल्यू, एट देयर ओरिजिनल इनकर्ड अमाउंट, एट देयर फेयर मार्केट वैल्यू, एट देयर डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू। भैया कोई नहीं, बार बार हम एक ही बात करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट? कहता कौन सा लेखांकन सिद्धांत ऐतिहासिक लागत अवधारणा से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ, सबसे तुम्हारा जो सबसे नजदीक जिससे तुम बात शेयर करते हो? सिंपल सा, तो कौन है इसमें से? मैचिंग प्रिंसिपल है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल है, कॉस्ट प्रिंसिपल है, फुल डिस्क्लोजर। भैया यहां कॉस्ट है तो मतलब ये कॉस्ट में आ जाएगा, लागत सिद्धांत में आएगा। वाई इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कंसीडर्ड ऑब्जेक्टिव्स? कह रहा है ऐतिहासिक लागत अवधारणा की वस्तुनिष्ठ क्यों माना जाता? क्यों? वाई इसको कंसीडर की जाती है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को? कहता है बेटा इट यूजेज एस्टिमेटेड वैल्यू, कभी नहीं। इट रियलाइज ऑन मार्केट ट्रेंड, कभी नहीं। इट इज बेस्ड ऑन वेरिएबल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, इट एडजस्ट फ्रॉम इन्फॉलेशन, ये भी नहीं है। मतलब कौन सा है? सी नंबर, या सत्यापन योग्य लेन देन रिकॉर्ड पर आधारित है। सत्यापन इन द सेंस वेरिफिएबिलिटी, मतलब ये कि आप जिस वैल्यू में जो खरीदे हो उसका आपके पास प्रूफ है, ओरिजिनल प्रूफ है, हम उसी वैल्यू पे शो करते हैं। नेक्स्ट, इन विच सिचुएशन माइट द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बी लेस यूजफुल? कहता है कि अंडर किस सिचुएशंस में हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट जो है वो कम यूजफुल है? किस स्थिति में ऐतिहासिक लागत अवधारणा कम उपयोगी हो सकती है? कब? ड्यूरिंग पीरियड ऑफ स्टेबल प्राइसेस, स्थिर कीमत की अवधि के दौरान, कभी नहीं, कभी नहीं। व्हेन असेट्स आर न्यूली एक्वायर्ड, कभी नहीं। फॉर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, कभी नहीं। इन इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स, मतलब अति मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्थाओं में, मतलब आपका है बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ डज द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट अफेक्ट डिप्रिसिएशन कैलकुलेशंस? कहता है ऐतिहासिक लागत अवधारणा मूल्यह्रास गणना को कैसे प्रभावित करती है? डिप्रिसिएशन को। डिप्रिसिएशन बेस्ड ऑन करेंट मार्केट वैल्यू, क्या करेंट मार्केट वैल्यू पे करते हैं? कभी नहीं। डिप्रिसिएशन नॉट एप्लीकेबल, ऐसा हो नहीं सकता है। डिप्रिसिएशन बेस्ड ऑन ओरिजिनल परचेज प्राइस, ये हो सकता है बेटा। डिप्रिसिएशन बेस्ड कभी नहीं रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर नहीं होता, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होता, ओरिजिनल वैल्यू पे होता। Which financial statement is most directly affected by the historical cost concept? कौन सा वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत अवधारणा से सबसे अधिक सीधे प्रभावित होता है? कौन सा इसमें स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट। अरे यार इनकम की बात है, नॉन करंट असेट्स हम बोल रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कैश की बात नहीं है। बैलेंस शीट, कौन सा? बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा। व्हाट इज अ प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट इन अकाउंटिंग? लेखांकन में ऐतिहासिक लागत का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? प्राथमिक यानी प्राइमरी एडवांटेज क्या है? तो कहता है रिफ्लेक्ट्स करेंट मार्केट कंडीशंस, नहीं। सिंप्लीफाई फाइनेंशियल एनालिसिस, नहीं। मतलब वर्तमान बाजार स्थितियों को दर्शाता है, वित्तीय विश्लेषण को सरल बनाता है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। प्रोवाइड्स कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी, एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन तो हो ही नहीं सकता, डिफ्लेशन हो सकता है। प्रोवाइड्स कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी, मतलब एक ही बात पे हम अडिग हैं, एक ही रूल्स को एक्सेप्टेड कर रहे हैं कंटिन्यूसली, हम एक ही तरह का अपने यहाँ पॉसिबिलिटी कर रहे हैं, एक ही कैटेगरी का, मतलब असेट्स को ओरिजिनल वैल्यू पर डिप्रिसिएशन, फिर अगले साल हम डिप्रिसिएटेड वैल्यू पर डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो ये कंसिस्टेंसी हो गया, मतलब एक ही कैटेगरी, एक ही रूल्स को अप्लीकेबल करना हो गया। तो यानी स्थिरता और तुलनात्मक प्रदान करता है बेटा। प्राइमरी एडवांटेज ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट का यही है। अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग
हाउ आर असेट्स वैल्यूड ओवर टाइम, कहता है ऐतिहासिक लागत लेखांकन के तहत समय के साथ परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, कैसे? तो कहता है दे आर रिवैल्यूड एनुअली, क्या आप ईयरली आप इसका रिवैल्यू करते हो? सॉरी, दे रिमेन एट ओरिजिनल कॉस्ट अनलेस इम्पायर्ड, मतलब यो मूल लागत पर ही रहते हैं जब तक कि वो क्षतिग्रस्त ना हो जाए। क्लियर? दे आर एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, मार्केट टू मार्केट क्वार्टरली, ऐसा कुछ नहीं होती बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक लागत अवधारणा को की आलोचना है? कौन सा आलोचना, कौन सा है क्रिटिसिज्म, कौन सा है? भाई कौन आलोचना करता है भाई, बाहर वाला कि घर वाला? इट इज टू सब्जेक्टिव, यह बहुत व्यक्तिगत व्यक्तिपरक है। इट लैक्स रियलिबिलिटी, इसमें विश्वसनीयता का अभाव है, ऐसा तो है नहीं भाई। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट करेंट इकोनॉमिक वैल्यू, या वर्तमान आर्थिक मूल्य का प्रतिबिंब नहीं करता। ये तो सही है भैया, क्योंकि हम करंट वैल्यू नहीं लेते हो कि करंट एग्जैक्ट मोस्ट असेट्स की करंट वैल्यू क्या है, हम उसकी चर्चा ही नहीं करते हैं। इसलिए भाई ये आलोचना तो करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। हाउ डज द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट इंपैक्ट द रिपोर्टिंग ऑफ द इंटेंजिबल असेट्स, कहता है ऐतिहासिक लागत अवधारणा अमूर्त परिसंपत्तियों की रिपोर्टिंग को कैसे प्रभावित करती है? इंटेंजिबल असेट्स आर रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, इंटेंजिबल असेट्स नॉट रिकॉर्डेड, ऐसा होता नहीं है। इंटेंजिबल असेट्स आर एट एक्विजिशन कॉस्ट, जिस वैल्यू में आप एक्वायर करते हो, जिस वैल्यू में आप एक्वायर करते हो, चूंकि ये इंटेंजिबल असेट्स है, ये एक दिन की बात नहीं है, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हम किसी का फ्रेंचाइजी लेते हो तो आप उसके बदले में कुछ पैसा देते हो, वो गुडविल होता है, उसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो मार्केट के आधार पे अप एंड डाउन होते रहती है। तो यहाँ एक्विजिशन कॉस्ट पे हम करेंगे वो। When an assets is sold, जब कोई असेट संपत्ति बेचते हो, हाउ इज द गेन और लॉस कैलकुलेटेड अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, हम प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर हम असेट्स को बेचते हैं अंडर दिस मेथड, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड? तो कहता है बेस्ड ऑन करेंट मार्केट वैल्यू, बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट, बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट, बेस्ड ऑन अप्रेस्ड वैल्यू, मतलब मूल्यांकन मूल्य के अप्रत्याशित वृद्धि होने पर। कुछ ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्राइमरली यूजेस द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कह रहा है कौन सा लेखांकन मानक मुख्य रूप से ऐतिहासिक लागत अवधारणा का उपयोग करता है? कौन सा उपयोग करता है भाई? तो बेटा ध्यान से मेरी बात समझना। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS, GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बोथ IFRS एंड GAAP, नाइदर IFRS नॉट GAAP नॉर GAAP। तो बेटा ये दोनों कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट के बारे में। हाउ डज द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट अफेक्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कहता है यहां पर बेटा ऐतिहासिक लागत अवधारणा इन्वेंट्री मूल्यांकन को कैसे प्रभावित करती है। अभी मैंने बताया था बेटा कि अनसोल्ड गुड्स को हम वैल्यूएशन करते कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेयर, वही इन्वेंट्री की बात कर रहा है बेटा। तो इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, रिप्लेसमेंट प्राइस, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस, यानी कंपेयर कर रहा है बेटा, यानी ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐतिहासिक लागत अवधारणा को सबसे अच्छा वर्णन करता है? Assets are recorded at their future value. Assets are recorded at their current market value. Assets are recorded their original purchase price. Assets are recorded at their replacement. भैया ऐसा कुछ नहीं है। हम कौन सा वैल्यू में? ओरिजिनल वैल्यू में करते हैं ऑलवेज। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट इंफॉर्मेशन, ऐतिहासिक लागत सूचना की मुख्य विशेषताएं क्या है? मुख्य, it is always current, it is easily verifiable, it reflects market trend, it is subjective, या हमेशा वर्तमान होती है, ऐसा तो है नहीं। इसे आसानी से सत्यापित किया जा सकता है, या बाजार के रुझान को दर्शाती है, या व्यक्तिपरक है। बेटा ये इजीली इसको आप सत्यापित कर सकते हो, पहले बता चुके हैं। ओरिजिनल वैल्यू लेके चलते हैं, एक फिक्स रेट से हम डिप्रिसिएशन यहाँ डिडक्ट करते जाते हैं। सेकंड लास्ट है बेटा,
Under the historical cost concept, how are subsequent increases in the assets value treated? कहता है ऐतिहासिक लागत अवधारणा के तहत परिसंपत्तियां मूल्य में बाद की वृद्धि को कैसे माना जाता है? बाद की वृद्धि क्या दे आर रिकॉर्डेड एज गेन, दे आर इग्नोर्ड अंटिल रियलाइज, दे आर एडजस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दे आर रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू? उन्हें लाभ के रूप में दर्ज किया जाता है? कभी नहीं किया। उन्हें तब तक अनदेखा किया जाता है जब तक कि वे प्राप्त न हो। उन्हें वित्तीय विवरणों में समायोजित किया जाता है? बेटा ऐसा कुछ नहीं है। दे आर इग्नोर्ड अंटिल रियलाइज, जब तक आप उसको बेच नहीं देते हो तब तक आप उसको इस मैटर पर इग्नोर करते हो बेटा। नेक्स्ट, वाई माइट इन्वेस्टर्स में कंसर्न अबाउट द यूज ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? निवेशक वित्तीय विवरणों में ऐतिहासिक लागत के उपयोग के बारे में क्यों संबंधित हो सकते हैं? क्या कैसे? इट प्रोवाइड्स टू मच इंफॉर्मेशन, यह बहुत अधिक जानकारी प्रदान करती है? क्या ऐसा तो कुछ है नहीं बेटा। इट मे नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ असेट्स, इट इज टू कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड इट, इट ओवर स्टेट्स असेट्स वैल्यू। यह परिसंपत्तियों के वास्तविक आर्थिक मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है, यह समझने के लिए बहुत जटिल है। यह परिसंपत्तियों के द्वारा को बढ़ा चढ़ा कर बताता है? ऐसा तो कुछ नहीं है बेटा। बढ़ा चढ़ा कर क्या हो बताएगा बेटा? बी नंबर कहता है, क्या कहता है? ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू, ट्रू इकोनॉमिक टर्म लगा दिया। मतलब चूंकि हम असेट्स की आज की वैल्यू हम नहीं लेके चल रहे हैं, हम ओरिजिनल वैल्यू में डिप्रिसिएशन घटा रहे हैं, तो आज की तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होगी बेटा। इसलिए ये स्टेटमेंट कहा कि इट मे नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ असेट्स। तो बेटा शायद आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट आज के इस लेक्चर में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना, और हमेशा अपने नीरज सर के साथ लगे रहना। लाइक शेयर करना मत भूलना, शेयर करते चलना। हर एक बंदा, जो बंदा हमारे इस वीडियो को देखेगा वो शेयर जरूर करना अपने सोशल मीडिया पे, सब्सक्राइब जरूर करवाना, अगर अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही। आप सभी को राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, आपके अपने नीरज सर के।